रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। काबुल में आईएसआई की इंडियन वीजा वाली बड़ी साजिश क्या है? आप अपने ही देश की पॉप स्टार के पीछे क्यों पड़ा है तालिबान? अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को लेकर न्यूज 18 पर क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है? अफगानी नागरिकों के लिए तालिबान ने कैसे लगा दिया है फुल लॉकडाउन? क्या पंजाब में गड़बड़ा गया है कैप्टन के खिलाफ सिद्धू का बागी प्लान? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर एएमयू में क्यों मचा है बवाल? और आपके बच्चों को कब और कैसे मिलेगी कोरोना वैक्सीन? ये सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। काबुल में तालिबान के कब्जे के फौरन बाद आईएसआई के जासूसों ने वहां एक बड़ा कांड किया है जिसका पर्दाफाश हुआ है। इस बात की भनक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ से मिलने वाली हर चुनौती के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के साथ चीन ने भी सरहद पर एक बड़ी साजिश की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां फंसे अपने नागरिकों को फौरन से बेशतर निकाल लेने पर आमादा है। इस ऑपरेशन में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। लेकिन भारत की फिक्र इससे आगे की है और ये फिक्र जाहिर की है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। The same Taliban that was there 20 years ago. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये चिंता अमेरिकी कमांडर के सामने जाहिर की, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत के सिर के पास आतंकियों की इस धमाचौकड़ी से हिंदुस्तान जितना परेशान होगा उतना ही चीन और पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। जनरल रावत की चिंता बेहद जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में चैन से रहने नहीं देगा। और इसी फिक्र की वजह से जनरल रावत ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में फौज और सुरक्षा बलों को तैनाती के साथ साथ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के मंसूबे के साथ ढेर किया जा सके। जहां तक काबुल के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान का सवाल है, तो काबुल से जो जानकारी सामने आई है उससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि काबुल में तालिबान की हर एक हरकत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की इस बदनाम और बदमाश एजेंसी के गुर्गों ने हाल ही में काबुल में जो हरकत की उसने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की काबुल वाली साजिश अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तो वहीं इसी साजिश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपने सदाबहार दोस्त और अफगानिस्तान के काबुल पर गिद्ध की तरह नजरें रखने वाले चीन को फायदा पहुंचा सकता है, जो पहले से ही पीओके के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए काबुल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन की ये मंशा भी खुलकर सामने आ गई है और वो मंशा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। डेवलपमेंट पे भी इसका कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों से और अफगानिस्तान से नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और उसी की खोज में उसी को लूटने के लिए ये अफगानिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड लेके जाने की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर चीन के शी जिनपिंग काफी लंबे समय से इस फिराक में थे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरह अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हुआ, शी जिनपिंग ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अपना इरादा इमरान खान के जरिए तालिबान के सरगनाओं तक पहुंचा दिया। चीन की वो नई चाल मौके पर चौका साबित हुई। तभी तो अफगानिस्तान में काबुल कूच से पहले 28 जुलाई को तालिबान के नेता चीन जाकर चीन के विदेश मंत्री से मिले और ये मुलाकात वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए तय हुई, क्योंकि चीन इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का पेपर प्लान तैयार कर बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल ज्यादा होने की वजह से शी की ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। चाइनीज पाकिस्तान की मदद से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लागू करेंगे और माइंड यू
तालिबान भी इसी पैसों से, इन्हीं चाइनीज पैसों से खरीद लिया जाएगा और ये बिक जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर अब अफगानिस्तान की लूट पर केंद्रित होगा। सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में जिसके लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन 60 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम खर्च करने को आमादा है। लिहाजा चीन अफगानिस्तान में हर हाल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और तालिबान चीन के इरादों को पूरा करने के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो के रहमो करम पर है। तो तालिबान राज में महिलाओं पर जुल्म शुरू हो चुके हैं। लोग हर हाल में देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी और देश में उन्हें भले ही रोजी रोटी मिले या ना मिले, जिंदगी जरूर मिलेगी। तालिबान के आतंक राज में महिलाओं की जिंदगी कैदियों से बदतर हो गई है। अफगानिस्तान में अभी भी एक इलाका है जहां तक तालिबान नहीं पहुंच पाया। वो इलाका है पंजशीर का, जहां अब तालिबान को चुनौती मिल रही है और इस चुनौती की कमान संभालने वालों में एक नाम है अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर से तालिबान पर बड़ा पर्दाफाश किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। डर के मारे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अफगानिस्तान में इस वक्त नाउम्मीदी का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उसी नाउम्मीदी के बीच अफगानिस्तान के पंजशीर से एक उम्मीद नजर आने लगी है, क्योंकि पंजशीर ही वो इलाका है जहां अभी तक तालिबान कभी नहीं पहुंच सका। यहां से ताल्लुक रखने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जो पंजशीर से तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। Do you expect the collapse of the Afghan state to happen in this manner? It did. And what is your impression of the manner in which Ashraf Ghani left? Well, I don't think this is the right time to reflect on that massive tragedy. खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह जानते हैं कि इस तबाही और बर्बादी के पीछे असल में किसका हाथ है। पंजशीर इलाके से तालिबान को चुनौती मिल रही है और इस चुनौती की कमान संभालने वाले में एक नाम है अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे अपना नाम घोषित किया है। अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के मंसूबों को बेनकाब किया है। सालेह पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्हें पता है कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान को मदद पहुंचाई है। अफगानिस्तान में ये तबाही और बर्बादी एकदम से नहीं आई, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक तरह से अफगानिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा है। Who do you blame for the Taliban takeover of Afghanistan and why? What do you think will be the... It's very clear. The Taliban were never under pressure in Pakistan. They used Pakistan as a support base. They were not having sanctuaries there. The whole of Pakistan was in the service of the Taliban. United States tried to incentivize the Pakistani cooperation to buy it. The more they paid, it more emboldened the Pakistanis to provide more services and more aid to the Taliban. So the issue of a nuclear state sponsoring terrorism and insurgency against our Western allies and the Afghan state was never addressed. The second reason is the Doha talks legitimized the Taliban, and the Taliban did not remain loyal to their words. They did not honor their commitments, and they fooled the whole international community. काबुल की गलियों से निकलने वाली चीखों के लिए इस वक्त दुनिया अमेरिका को कोस रही है। अफगानिस्तान के नागरिकों के बहते आंसुओं के लिए अमेरिका को ही कसूरवार माना जा रहा है। ये बात भी अमरुल्लाह सालेह जानते भी हैं और समझते भी हैं। So what do you think of American attitude and behavior during this period? During this episode, their sudden departure and leaving so many arms and ammunition and reports that all are arms I think they are watching what they did on TV screens, and they are seeing how the world media is now dominated by negative anti-American headlines. United States, the civilization, is a global power. It's the mightiest military power on earth, and we never wished them bad. But this shows a single wrong political judgment humiliates a superpower like the United States. अमेरिका के पैसों से पाकिस्तान में पाले और पोसे गए तालिबान ने ही अफगानिस्तान से अमेरिका को एक तरह से खदेड़ा है।
अमरुल्ला सालेह को यह भी पता है कि पूरी तरह से कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने तालिबान को पालने पोसने के लिए उस खैरात का इस्तेमाल किया जो उसे अमेरिका से मिला था। अमरुल्ला सालेह ने यह भी कहा कि तालिबान कई चेहरों वाला संगठन है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वादा खिलाफी तालिबान की फितरत है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह की सेना ने तालिबान की नाक में दम किस तरह कर रखा है, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। तालिबान ने जब पंजशीर में घुसने की कोशिश की तो उन पर गोला बारूद बरसने शुरू हो गए। मौत को बरसता देख तालिबान के आतंकियों को भागने में ही भलाई महसूस हुई। Sir, what is the security situation in Panjshir Valley, where you and Masood Ahmed are? It's perfect. It's perfect. We are in control. We are on top of the situation. I move around with minimum security. It's the people, and I mean this is an area which has an exceptional reputation. अमरुल्ला सालेह ने एक बात तो जाहिर कर दी कि वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहकर अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान के आगे कभी नहीं झुकेंगे। अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में है, जहां तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। ये वो इलाका है जहां 1 लाख लोग रहते हैं और अमरुल्ला सालेह के साथ साथ अहमद मसूद उनके साथ जंग लड़ रहे हैं और अभी तक यहीं से तालिबान को तगड़ी टक्कर भी मिलती देखी जा रही है। अमरुल्ला सालेह के मुताबिक अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि काफी हद तक अमेरिका भी जिम्मेदार है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में अमेरिका को भला बुरा कहा जा रहा है। विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त तक की मियाद दे दी गई है। तालिबान से डरे अफगान नागरिक अफगानिस्तान छोड़ने के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन अब तालिबान ने अफगानियों के देश छोड़ने पर लॉकडाउन लगा दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक और सुबह एयरपोर्ट पर भारी भीड़ का गवाह उसी तरह बनी जैसे बीते 9 दिन से है। भेड़ बकरियों की तरह एयरपोर्ट के बाहर लोगों का हुजूम। टूटती उम्मीदों के बावजूद किसी भी तरह देश से बाहर निकलने की छटपटाहट में एयरपोर्ट के बाहर बनी दीवार और उसके बाहर बने नाली तक हजारों लोगों का हुजूम। इस भीड़ में से जो भी नाले को पार करने के बाद दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, एयरपोर्ट पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सेना उसे लौटा देती है। दिन रात ये भीड़ इसी तरह काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमी रहती है और इन्हें रोकने में हर किसी के पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूटे भी क्यों नहीं, जितने लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं उतने ही एयरपोर्ट की तरफ पैदल ही बढ़ते दिख रहे हैं। न कोई गाड़ी न कोई दूसरा साधन, जरूरत भर का सामान कंधे पर लाद जो रास्ता दिखा उसी से लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते दिखे। इसकी वजह अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए निकले लोगों को रोकने के मकसद से तमाम रास्तों को बंद किया जाना है। किसी तरह एयरपोर्ट के बाहर ये पहुंच भी जाते तो उन्हें ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता जिससे उनकी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आती। वजह भीड़ की इन तस्वीरों में छिपी है। चूंकि तालिबान ने 31 अगस्त तक ही विदेशी नागरिकों को हर हाल में अफगानिस्तान से जाने का फरमान जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों के देश छोड़ने पर अभी रोक लगा दी है। इसी वजह से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। एयरपोर्ट पर हर उम्र के लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई परेशान नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सेना लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए बिठाती तक दिखी और कई लोग नाले के पानी में खड़े होकर दूर से ही बाहर जाने के वैध दस्तावेज इन सैनिकों को दिखाते नजर आए, इस उम्मीद में कि शायद उनकी नजर इन दस्तावेजों पर पड़ जाए और उन्हें मुल्क छोड़ने का मौका मिल जाए। लोगों की परेशानियों को वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक समझ रहे हैं। यही वजह है कि जो कोई दीवार के पास दस्तावेज लेकर पहुंचता है, सेना के जवान उसे देखते परखते और जब उन्हें लगता है कि ये सही है तो फिर उन्हें एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी तरफ अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। दिन रात लगातार बनी रहने वाली इस भीड़ को देश छोड़ने की उम्मीद में थकान हो न हो, लेकिन 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेना के जवान थकान के बाद कुछ देर के लिए सुस्ताते भी दिखे। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों के सामने बड़ी चुनौती है और इसका उन्हें एहसास भी है। A lot has happened in a short period of time, but people have sort of risen to the challenge, accepted what's been put in front of them, and we really focused on the importance of recovering the entitled personnel, doing their mission, and doing it for a good cause. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले पर अड़े हैं कि अमेरिकी नेतृत्व में लोगों को बाहर निकालने का जो अभियान चल रहा है वो 31 अगस्त के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा। इस फैसले की एक वजह एयरपोर्ट पर गोलाबारी की नौबत तो है ही, साथ ही आतंकी हमलों का बढ़ता अंदेशा भी है। The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K,
an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जिस तरह दिन रात नजर आती है, उसमें किसी तरह का आतंकी हमला हजारों मासूम लोगों की जान ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कई देशों ने अमेरिका से 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सांसदों के साथ साथ नाटो के कई देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए समय की और जरूरत बताई है। इन लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान से उनके नागरिकों को बाहर निकालने के अभियान से जुड़े हुए अगर अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया गया तो तमाम उड़ानों को रोकना पड़ जाएगा। दुनिया भर के देशों की चिंता से अलग तालिबान का रुख साफ है। तालिबान का कहना है कि तय करार के मुताबिक अमेरिका को 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा। तालिबान ने इस डेडलाइन की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। यही नहीं, तालिबान ने अपने मुल्क के लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से अफगानिस्तान के ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है जो अशरफ गनी सरकार के वक्त बाहरी लोगों और सेना के लिए अनुवादक और द्विभाषीय का काम करते थे। ऐसे लोगों को तालिबान के शासन में अपनी जिंदगी पर खतरा नजर आ रहा है। हालांकि तालिबान ने बदले की भावना से काम नहीं करने और माफी देने का ऐलान कर रखा है। آمریکایی‌ها زمانی که از افغانستان خارج می‌شوند در این زمان هم می‌خواهند با ملت ما صدمه‌هایی داشته باشند، زیان‌هایی را وارد بکنند. مردم را هر روز تشویق می‌کنند که با آمریکا و با کشورهای دیگر آنها را انتقال می‌دن، طیاره‌ها را برشان استاد کردند. अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए आतुर लोगों में से सैकड़ों लोग भारत आना चाहते हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अहम आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब ई वीजा के जरिए ही अफगानिस्तान के लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी। अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात को देखकर यह फैसला किया गया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि तालिबान के शासन में उनका जीना दूभर हो जाएगा और इसी वजह से देश छोड़ने के लिए हर कोई काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहा है। काबुल एयरपोर्ट के जैसे हालात हैं, उन्हें संभालना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। और अब अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री की हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री सैयद अहमद शाह अपने पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कर रहे हैं? देखिए अफगानिस्तान छोड़ने के बाद एक पूर्व मंत्री क्या करने के लिए मजबूर है। जब वक्त बदलता है तो तकदीर ऐसी तस्वीर दिखाती है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। कुछ साल पहले तक जिसके कंधों पर अफगानिस्तान के मंत्री के तौर पर देश की संचार व्यवस्था का जिम्मा था, आज उसके कंधों पर पिज्जा से भरा बैग है। साइकिल पर सवार होकर हर रोज जर्मनी की सड़कों से गुजरते हुए सैयद अहमद शाह सआदत लोगों के घरों में पिज्जा पहुंचाते हैं। ये इनका वर्तमान है। गुजरा हुआ कल संपन्नता और खुशहाली की मिसाल था, लेकिन इन्हें सुकून है कि अफगानिस्तान की तरह उनका और उनके परिवार का भविष्य आतंक के अंधेरे से महफूज है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री सआदत कहते हैं, फिलहाल मैं एक बेहद साधारण जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं जर्मनी में सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं लाइप्जिग में अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मैं पैसे बचाकर जर्मन कोर्स करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा सपना जर्मन टेलीकॉम कंपनी में काम करने का है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री सआदत 2018 तक संचार मंत्री थे, जिसके बाद उन्हें उस वक्त के राष्ट्रपति गनी से मतभेदों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था कि वह उस वक्त अफगानिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि तालिबान उस वक्त से अपनी पकड़ अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में मजबूत करता चला गया। फिलहाल सआदत इस वक्त जर्मनी में है और उनका कहना है कि जर्मनी में वह सुरक्षित हैं और पिज्जा डिलीवरी के काम से खुश हैं। बर्लिन अखबार की रिपोर्ट में पूर्व मंत्री सआदत की तस्वीर और उनकी कहानी चर्चा में। दरअसल तालिबान के मौजूदा हालात का उन पर सीधा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वो करीब 3 साल पहले अफगानिस्तान छोड़कर परिवार समेत जर्मनी आ गए थे। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में पिछले कई साल से तालिबान लगातार मजबूत हो रहा था। अशरफ गनी सरकार बेफिक्र रही और आज अफगानिस्तान समेत आसपास के कई देशों में उथल पुथल मची है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेलीकॉम की मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले पूर्व मंत्री सआदत 13 देशों में कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर चुके हैं, लेकिन अब साइकिल पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए मजबूर हैं। तालिबान पर सीधी टिप्पणी से बचते हुए वे सिर्फ इतना कहते हैं कि गनी सरकार पर संकट के बादल कई साल से मंडरा रहे थे।
तो अफगानिस्तान की पूर्व मंत्री सैयद अहमद शाह के मुताबिक उन्हें अंदेशा हो गया था कि उनके देश पर तालिबान का शिकंजा कस सकता है, यानी वो जानते थे कि गनी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपको